हिस्ट्री में कहाँ तक हुआ है लास्ट? कौन सा डायनेस्टी खत्म किया था हम लोगों ने? कहाँ तक हुआ था? पोस्ट मॉडर्न पीरियड। चालू हो गया। देखो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मॉडर्न पीरियड के फाउंडर कौन थे? फाउंडर कौन थे इसके? चंद्रगुप्त मौर्य। और हमने क्या देखा था? इसी मौर्यन पीरियड का जो लास्ट राजा था वो कौन थे? बृहद्रथ। और इसी बृहद्रथ की हत्या कर दी गई थी कब? 185 बीसी में। ठीक है, तो जैसे ही 185 बीसी में बृहद्रथ को मारा गया, एज अ रिजल्ट क्या हुआ? मौर्यन एम्पायर जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मौर्यन एम्पायर के खत्म होने की वजह से क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉर्थ इंडिया में आपको एक पावर वैक्यूम देखने को मिलेगा। मीन्स नॉर्थ इंडिया का जो सबसे पावरफुल एम्पायर था वो क्या हो गया? एक झटके में खत्म। जिसकी वजह से क्या हो गया? नॉर्थ इंडिया पूरा खाली पड़ गया होगा, वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा, पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा। तो हमने एक पावर का थ्योरी पढ़ा था कि पावर कैन नॉट रिमेन इन द स्टेट ऑफ वैक्यूम। पावर कभी भी वैक्यूम के स्टेट में नहीं रह सकता है। जब भी पावर वैक्यूम के स्टेट में जाएगा तो ऑल्टरनेटिव पावर आके क्या करेगा? उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करता है। अब सिंस नॉर्थ मौर्यन एम्पायर के खत्म होते ही क्या हुआ? नॉर्थ इंडिया में आपका एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब इस वैक्यूम को फिल कौन करेगा? पोस्ट मौर्यन पीरियड। और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में टोटल 7 तरह का डायनेस्टी आता है, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आउटसाइडर और इनसाइडर या इंडिजीनियस। ठीक है, आउटसाइडर में हमने 4 डायनेस्टी लिखा था। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? आपका इंडो ग्रीक, उसके बाद शाकाज, थर्ड हो गया आपका पार्थियंस, और फोर्थ क्या है आपका? कुशानस। तो ये 4 डायनेस्टी हमें आउटसाइडर में पढ़ना है। और इनसाइडर में हमको 3 डायनेस्टी पढ़ना है। पहला कौन है यहाँ पे? आपको शुंगा डायनेस्टी, दूसरे हैं आपके कानवा डायनेस्टी, और थर्ड है जो सतवाहना डायनेस्टी। ठीक है, अब देखो ये जो 7 डायनेस्टी है ना, इन 7 डायनेस्टी का मेन काम क्या है कि नॉर्थ इंडिया में जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है उस पावर वैक्यूम को ये क्या करेंगे? फिल करेंगे, भरने की कोशिश करेंगे। बट आप खुद बोलो कि मौर्य डायनेस्टी था या मौर्य एम्पायर था? एम्पायर था। अब इस एम्पायर को फिल करने के लिए क्या आ रहा है? डायनेस्टी आ रहा है। तो क्या डायनेस्टी एम्पायर का वैक्यूम फिल कर पाएगा कभी? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि एम्पायर एक बड़ा कंसेप्ट है और डायनेस्टी क्या है? छोटा कंसेप्ट है। तो छोटे छोटे डायनेस्टी कभी भी बड़े बड़े एम्पायर के वैक्यूम को फिलअप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? कितना क्लियर है? अब एक काम करो, पहला लिखो आउटसाइडर डायनेस्टी, और उसमें पहला डायनेस्टी हम लोग क्या करेंगे? इंडो ग्रीक। ठीक है, अब देखो इसको शुरू करने से पहले ना मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम
इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे कैसे। तो जब भी हम डायनेस्टी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखने की कोशिश करेंगे कि इस डायनेस्टी का कोई फाउंडर है कि नहीं है। अगर फाउंडर होगा तो उसका नाम लिखेंगे, अगर फाउंडर नहीं होगा तो उसका नाम नहीं लिखेंगे। सेकंड, इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का कैपिटल कहां पे था। थर्ड, इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट राजा कौन था और उस इंपॉर्टेंट राजा ने क्या क्या इनिशिएटिव करवाया था। क्लियर है। और फाइनली लास्ट चीज हम लोग क्या देखेंगे कि जनरल इनिशिएटिव क्या था, मींस ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या रहा होगा इस डायनेस्टी का। जैसे इंडो ग्रीक पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, सबसे पहले इंडो ग्रीक का फाउंडर कौन था, इंडो ग्रीक का कैपिटल कहाँ पे था, इंडो ग्रीक का सबसे इंपॉर्टेंट राजा और उस राजा का इनिशिएटिव क्या था। और फाइनली लास्ट में क्या देखेंगे कि इंडो ग्रीक का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन भारत में क्या रहा। क्लियर है इतना? वेरी गुड। अब यहीं पे एक चीज और समझ लो कि हमेशा याद रखना कि सपोज ये एक डायनेस्टी है एक्स, ठीक है, ये फॉरेन का एक डायनेस्टी है और ये डायनेस्टी कहां पे आया है, भारत में आया है। अब हमेशा याद रखना कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया से भारत में अगर बहुत सारा ब्रांचेस आ रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का अगर बहुत सारा ब्रांचेस, बहुत सारा अलग अलग ब्रांच अगर भारत में आ रहा है तो उस डायनेस्टी का हमको फाउंडर नहीं मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि एक डायनेस्टी का अगर बहुत सारा ब्रांच भारत में आ रहा है तो उस डायनेस्टी का फाउंडर हमें नहीं मिलेगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब पहला डायनेस्टी लिखो, इंडो ग्रीक। देखो यहाँ पे क्या याद रखना है ना कि इंडो ग्रीक जो है वो भारत में कब से आना शुरू किया है, तो 65 बीसी से क्या होता है, इंडो ग्रीक क्या होते हैं, भारत में आना शुरू करते हैं। और ये कैसे आते हैं, तो इनका बहुत सारा ब्रांच भारत में आया था। अगर बहुत सारा ब्रांचेस भारत में आया है तो क्या इस डायनेस्टी का फाउंडर हमें पता होगा, नहीं, इसका फाउंडर हमें नहीं पता है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है कि इस पूरे डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, उस इंपॉर्टेंट राजा का नाम था मिनेंडर। क्या नाम था, मिनेंडर। ओके, देखो क्या होता है कि इसी मिनेंडर के टाइम पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बुद्धिस्ट पंडित मिनेंडर के दरबार में आता है और इस बुद्धिस्ट पंडित का नाम क्या है, तो नागसेन। ठीक है, तो मिनेंडर के टाइम पे क्या हुआ, एक बुद्धिस्ट पंडित किसके दरबार पे आया था, मिनेंडर के दरबार पे, उसका नाम क्या था, नागसेन। अब नागसेन जब मिनेंडर के पास जाता है ना तो मिनेंडर को बोलता है कि महाराज आपके, आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री में एक बहुत ही शानदार धर्म है और उस धर्म का नाम क्या है, बुद्धिज्म, तो आप क्यों नहीं बुद्धिज्म को अपना लेते हो। तो मिनेंडर क्या बोलता है कि मुझे बुद्धिज्म पर विश्वास नहीं है, पहले भरोसा दिलाओ। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि मिनेंडर नागसेन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग बुद्धिज्म और नागसेन एक एक क्वेश्चन का बहुत शानदार तरीके से जवाब देता है। तो ये जब क्वेश्चन आंसर वाला डिबेट खत्म होता है ना, तो डिबेट जैसे ही खत्म होता है मिनेंडर इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था नागसेन से, तो उसने क्या किया, उसने एट इंस्टेंटली क्या किया, उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। समझ रहे हो, जैसे आप, मैंने आपको बोला बुद्धिज्म अपना लो, आपने क्या बोला कि बुद्धिज्म के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप बुद्धिज्म से रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो और मैं हर एक क्वेश्चन का क्या कर रहा हूँ, बहुत शानदार तरीके से जवाब दे रहा हूँ। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ, आप मेरे से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए कि आपने क्या अपना लिया, बुद्धिज्म को अपना लिया। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता ये बात,
एक्चुअली में क्या है ना कि ये जो डिबेट हुआ था किसके किसके बीच, मिनेंडर एंड नागासेन के बीच, तो इस एंटायर डिबेट को क्या किया गया है, एक किताब में लिखा गया है, और उस बुक का नाम बहुत फेमस है, उसको हम लोग बोलते हैं मिलिंद पानु। बुक का नाम क्या है, मिलिंद पानु। अब बोलोगे सर मिलिंद क्या है, तो इसी मिनेंडर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिलिंद। इतना क्लियर हुआ है कि नहीं बताओ, समझ में आ गया वाला कन्वर्सेशन है। और भी बहुत सारी चीजें दी गई है, बट मेनली क्या है, कन्वर्सेशन बिटवीन मिनेंडर एंड नागासेन। अब मान लो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि अंडर हुज इन्फ्लुएंस, किसके इन्फ्लुएंस में आकर मिनेंडर ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, मिनेंडर एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, तो क्या बोलोगे, मीन्स मिनेंडर को बुद्धिज्म की दीक्षा किसने दी थी, नागासेन ने। ये भी आपको याद रखना है यहाँ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नागासेन, मिनेंडर ने क्या एक्सेप्ट कर लिया था, आपका बुद्धिज्म। ठीक है। अब देखो इसी मिनेंडर ने क्या किया था कि जो इंडो ग्रीक का कैपिटल है ना, इस कैपिटल को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, तो वो था आपका शकाला। तो इंडो ग्रीक का कैपिटल कहाँ पे था, शकाला। शकाला मतलब आज का सियालकोट, प्रेजेंट डे जो सियालकोट है पाकिस्तान में, वो क्या है आपका, शकाला। क्लियर है इतना। आज का क्लास आपको इसी तरह स्टैटिक है, तो इसी तरह आपको पढ़ना है, एक एक पॉइंट लिखना है, समझने की कोशिश करना पड़ेगा यहीं पे। क्या क्लियर है। थर्ड कंट्रीब्यूशन जो आपको याद रखना है मिनेंडर से, कि मिनेंडर ने क्या किया था, कि मिनेंडर ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने भारत में सोने का सिक्का शुरू किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि किस राजा ने भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का शुरू किया था, तो आंसर क्या होगा, मिनेंडर। और डायनेस्टी पूछ ले तो कौन सा डायनेस्टी होगा, इंडो ग्रीक। बट एक चीज याद रखना कि ये जो सोने का सिक्का मिनेंडर ने रिलीज किया था ना, ये प्योर क्वालिटी का नहीं था। ठीक है, प्योर क्वालिटी का नहीं था। अगर हमसे ये पूछ ले कि भारत में सबसे पहली बार प्योर क्वालिटी का गोल्ड कॉइन किसने रिलीज किया था, तो ये हो जाएगा आपका कनिष्क। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे, कनिष्क। और कनिष्क आपका कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ही वाज फ्रॉम द कुषाण डायनेस्टी। क्लियर है। तो अगर हमसे ये पूछे कि भारत में सबसे पहली बार सोने का सिक्का किसने रिलीज किया था, तो आंसर क्या होगा, मिनेंडर। डायनेस्टी क्या होगा, इंडो ग्रीक। बट क्या ये सोने का सिक्का प्योर क्वालिटी का था, नहीं। तो प्योर क्वालिटी का सोने का सिक्का किसने रिलीज किया था, कनिष्क। कौन से डायनेस्टी के थे, कुषाण डायनेस्टी। ये भी इसी में नोट कर दिया ना, लिख लो इसको नीदरी पे, जब गोल्ड कॉइन के बारे में लिखे हो तो यहीं पे लिख लो, वहां पे दोबारा से लिख लेंगे। मूवी देखने जाते हो थिएटर में, देखिए वो पर्दे, जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन के सामने एक बहुत बड़ा पर्दा लगा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्टन्स इन इंडियन थिएटर। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि थिएटर में बड़े बड़े कर्टन्स होना चाहिए, इस कंसेप्ट को भी भारत में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इंडो ग्रीक ने। तो ये भी लिख के रखो, इंट्रोड्यूस्ड कर्टन्स इन इंडियन थिएटर। कर्टन्स, कर्टन्स मतलब पर्दा। वो मूवी देख लिए जो भी निकला है हाल फिलहाल, कौन सा निकला है, कंतारा, नहीं देखे हो, कर्टन्स इन इंडियन थिएटर। इतने ही बच्चे आ रहे हो क्या, हाँ, अब सब छोड़ दिया, हाँ शायद।
कर्टन से नियंत्रण। और याद रखना कि आपसे एग्जाम में अगर कर्टन्स नहीं पूछा तो आपसे ये टर्म देगा यवनिका। तो कर्टन्स जहां पे लिखे हो वहां पे ब्रैकेट में क्या लिख लो, यवनिका। कर्टन्स को क्या बोला जाता था, यवनिका। अब एक छोटा सा पॉइंट लिख के रखो कि जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये किसके अंडर में डेवलप हुआ था, तो इट वाज डेवलप्ड अंडर द इंडो, इट वाज डेवलप्ड अंडर द इंडो ग्रीक। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड अंडर इंडो ग्रीक। अब बोलोगे सर ये है क्या, तो देखो भारत में ना, इंडिया में आपके 3 स्कूल ऑफ आर्ट है। कितने हैं, 3। एक है आपका गंधारा, ठीक है, एक अमरावती, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे तो 3 स्कूल ऑफ आर्ट आपको पता होना चाहिए, और वो 3 स्कूल ऑफ आर्ट किसके किसके टाइम पे डेवलप हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। तो गंधारा हो गया, गंधारा के बाद मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और तीसरा क्या है आपका, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट किसके टाइम पे डेवलप हुआ था, इंडो ग्रीक। आपको ये ऐसे ही याद रखना है, क्लियर है। तो इंडो ग्रीक में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब अगला डायनेस्टी लिखो, शाकास। अगला डायनेस्टी लिखो, शाकास। देखो शाकास से क्या याद रखना है कि शाकास भी भारत में बहुत सारे ब्रांचेस में आए थे, लेकिन वो जितना भी ब्रांचेस था ना, आउट ऑफ ऑल दी ब्रांचेस शाकास का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच क्या था आपका, वेस्टर्न ब्रांच ऑफ शाकास। अब इस वेस्टर्न ब्रांच ऑफ शाकास का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ कि शाकास कहाँ से आए थे आपका, सेंट्रल एशिया से, ठीक है, और ये कहाँ पे आए थे, भारत में आए थे। तो वेस्टर्न ब्रांच ऑफ शाखा का मतलब क्या है, क्या ये है कि सेंट्रल एशिया के वेस्टर्न पार्ट से जो ब्रांच आया था उसको हम लोग वेस्टर्न ब्रांच ऑफ शाखा बोलते हैं, या सेंट्रल एशिया से जो ब्रांच आके भारत के वेस्टर्न पार्ट में रुका था उसको हम लोग वेस्टर्न ब्रांच ऑफ शाखा बोलते हैं। कौन सा होना चाहिए, पहला वाला या दूसरा वाला। पहला वाला क्या बोल रहा है कि सेंट्रल एशिया के वेस्टर्न पार्ट से जो शाखा का ब्रांच आया था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्न ब्रांच ऑफ शाखा। और दूसरा मैंने क्या बोला कि सेंट्रल एशिया से एक ब्रांच आके भारत के किस पार्ट में रुका हुआ है, वेस्टर्न पार्ट में, क्या उसको हम लोग वेस्टर्न ब्रांच ऑफ शाखा बोलेंगे। किसको बोलेंगे, दूसरे वाले को, पहले वाले को नहीं बोलेंगे। जब हम बोल रहे हैं ना कि शाकास का बहुत सारा ब्रांच भारत में आया था, तो हो सकता है कि शाकास का एक ब्रांच आके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गया हो, शाकास का एक ब्रांच आके नॉर्दर्न पार्ट में रहा हो, और शाकास का एक ब्रांच आके कहाँ पे है आपका, वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो जो वेस्टर्न पार्ट में जो शाकास का ब्रांच रुका हुआ था भारत के वेस्टर्न पार्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्रांच ऑफ शाकास। और ये सारे ब्रांचेस में क्या था आपका, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच था। इतना क्लियर है। जब हम वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो बेसिकली किस एरिया की बात कर रहे हैं, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। अब इसी वेस्टर्न ब्रांच ऑफ शाकास ने क्या किया, अपना जो कैपिटल है, ये कैपिटल कहाँ पे इस्टेब्लिश किया,
तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन नासिक। कहाँ पे? नासिक। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नासिक फेमस फेमस क्यों है? वाई नासिक इज फेमस? भारत में कितना ज्योतिर्लिंग है? 12। नासिक में क्या कोई ज्योतिर्लिंग है? कौन सा ज्योतिर्लिंग है? नाम भूल गए। तो नासिक में आपको वन ऑफ द मोस्ट फेमस ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा। अब बहुत सारे ब्रांचेस में आए थे तो फाउंडर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग कौन था यहाँ पे? रुद्रदमन। रुद्रदमन। तो देखो इस शाकास का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग, वो कौन थे हमारे? रुद्रदमन। ओके। अब देखो रुद्रदमन का नाम ना इतिहास में बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या किया था? एक इंस्क्रिप्शन बनाया था। ठीक है, एक इंस्क्रिप्शन रेडी किया था, बनवाया था। उस इंस्क्रिप्शन का नाम है आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है। अब ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन अपने आप में बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये भारत का ऐसा पहला इंस्क्रिप्शन है जो आपका प्योर संस्कृत में लिखा गया था। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन टू बी रिटन इन प्योर संस्कृत। और वो इंस्क्रिप्शन कौन सा है आपका? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसने बनाया था आपका? रुद्रदमन ने। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बनाया किसने था? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन फेमस क्यों है? क्योंकि ये पहला इंस्क्रिप्शन था जो किस लैंग्वेज में लिखा गया था आपका? प्योर संस्कृत में। ठीक है। अब देखो जब भी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का नाम आए ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से आपको 3-4 राजा का नाम याद रखना है। एक्चुअली में 4 राजा का नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि देखो इसी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में एक बहुत ही फेमस लेक के बारे में बात की गई है, एक बहुत ही फेमस झील के बारे में बात की गई है। और वो लेक क्या है आपका? सुदर्शन लेक। आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन लेक कहाँ पे है? तो सुदर्शन लेक कहाँ पे है? तो इट इज इन द काठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात। कहाँ पे है? काठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात। बोलोगे ये है क्या सर? तो अगर गुजरात कुछ देखने में ऐसा है ना, तो गुजरात को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कच्छ रीजन। क्या बोला जाता है? कच्छ। और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है आपका? काठियावाड़ रीजन। तो ये जो सुदर्शन लेक आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इस जगह पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखो इसी सुदर्शन लेक से आपको 4 राजा का नाम याद रखना है। पहला चीज जो रुद्रदमन ने बोला है कि इस लेक को बनाने का परमिशन जो है, कमीशन जो है, वो किसने किया था? तो इट वाज डन बाय चंद्रगुप्त मौर्य।
मीन्स काठियावाड़ रीजन में एक झील होना चाहिए। उस झील बनाने का परमिशन किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब कमीशन किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बट इस झील को बनाया किसने, कंप्लीट किसने किया? इट वॉज कंप्लीटेड बाई पुष्यगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के भाई थे। ठीक है, पुष्यगुप्त मौर्य। आपको नहीं लगता है कि ये दोनों नाम किसने लिखवाया है? रुद्रदमन ने लिखवाया है। अब सोचो, एक राजा एक इंस्क्रिप्शन बना रहा है, उस इंस्क्रिप्शन में नाम किसका लिखवा रहा है? अपने से पहले वाले राजे का। आपको नहीं लगता है कि ये राजा पागल है? आप करोगे कि घर आप बनाओगे और नाम लिख दोगे पड़ोसी का अपने घर पे? हैं? तो लोग आपको भी पागल बोलेंगे। तो रुद्रदमन बोलता है कि यार मैं पागल नहीं हूं, अगर मैंने ये किया है ना तो कुछ सोच समझ के किया है। और क्या सोच समझ के किया है? तो तीसरे ही लाइन में रुद्रदमन क्या लिखवाते हैं कि ये जो सुदर्शन लेख है ना, मेरे टाइम तक आते आते टूट गया था। तो टूटने के बाद इसको सबसे पहली बार रिपेयर किसने करवाया था? तो वो करवाया था मैंने। किसने? रुद्र दमन ने। ठीक है। फिर जब हम गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे, तो गुप्ता एम्पायर में एक और राजा है जिनका नाम है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्ता क्या करेंगे, जब वो राजा बनेंगे तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में वो एक लाइन और लिख देंगे। और क्या लिखेंगे कि मेरे टाइम तक आते आते ये झील क्या हो गया था, दोबारा से टूट गया था। और टूटने के बाद इसको सेकंड टाइम रिपेयर किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। तो ये चार राजा का नाम आपको याद रखना है फ्रॉम सुदर्शन लेख। और इसी तरह से याद रखना है, इसी तरह से बीच में डायग्राम बनाओ और लिखो। तो हमने साकास में क्या देखा, इसको रिवाइज करते रहो। कितने ब्रांच? बहुत सारे ब्रांच में आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच क्या था आपका? वेस्टर्न। वेस्टर्न मतलब कहाँ पे? गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है। और इसी वेस्टर्न ब्रांच के सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन थे आपके? रुद्रदमन, जिन्होंने क्या किया, शाकास का कैपिटल कहाँ पे लगवाया? नासिक में। नासिक किसके लिए फेमस है? एक ज्योतिर्लिंग और भी बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। नासिक से ही भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर का उद्गम होता है, ओरिजिनेशन होता है, जिसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। वो रिवर कौन सा है आपका? गोदावरी रिवर। ठीक है। अब इसी रुद्रदमन का नाम हमने क्या देखा, इतिहास में बहुत ज्यादा फेमस है। किस लिए फेमस है? तो इन्होंने क्या बनाया आपका? एक इंस्क्रिप्शन बनाया। इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इसी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में किस झील के बारे में बात किया गया है? कहाँ पे है? काठियावाड़, गुजरात। तो जब भी सुदर्शन लेक आएगा, हमें कितने राजाओं का नाम याद रखना है? 4। बनाने का परमिशन किसने दिया? बनवाया किसने? पुष्यगुप्त मौर्य। टूट गया तो पहली बार रिपेयर किसने करवाया? और दूसरी बार किसने कराया? क्लियर है इतना? पूजा करते हो? मंदिर वगैरह में जाते हो? तो मंदिर में जाते हो तो मंदिर में एंट्री लेने से पहले क्या करते हो? हाँ, घंटी बजाते हो, घंटा बजाते हो। तो आपको याद क्या रखना है कि इतिहास में शाकास आर लाइक मंदिर का घंटा। जो भी आएगा इनको बजा के चला जाएगा। मीन्स हमेशा ये लोग कल झगड़ा होता था और इसमें वो लोग बचते थे। अब हुआ क्या ना कि इस टाइम पीरियड में ना शाकास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल चल रहा था एक राजा के साथ, और उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। ठीक है। तो शाकास का एक कांस्टेंट बैटल चल रहा था। वो कांस्टेंट बैटल किसके साथ चल रहा था आपका? विक्रमादित्य के साथ। अब होता क्या है कि 57 बीसी में, याद रखना 57 बीसी में क्या होगा कि विक्रमादित्य जी क्या करेंगे, पहली बार शाकास को बजाएंगे। तो विक्रमादित्य ने क्या किया? विक्रमादित्य डिफीटेड दी शाकास। अब विक्रमादित्य जी ने बोला कि यार शाकास को मैंने हरा दिया, ये बहुत बड़ी बात है।
तो इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। और सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया गया कि 57 बीसी में ही विक्रमादित्य ने एक नया एरा शुरू किया जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रम संवत। क्या बोला जाता है? विक्रम संवत। मीन संवत का मतलब होता है पीरियड, कैलेंडर। तो 57 बीसी में जब विक्रमादित्य ने शाकास को हराया, हराने के बाद एक नया कैलेंडर शुरू किया, उस कैलेंडर का हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रम संवत। क्या बोला जाता है? विक्रम संवत। इतना क्लियर है? वेरी गुड। कैलेंडर देखे हो कभी घर पे? हाँ, उस कैलेंडर में कितना दिन होता है? पूरा साल में कितना दिन होता है? 365 दिन ही क्यों होता है? 350 क्यों नहीं होता है? 340 क्यों नहीं होता है? क्यों? कभी सोचने का कोशिश किए हो कि कैलेंडर में 365 दिन ही क्यों होते हैं? 350 दिन क्यों नहीं होता है? 340 दिन क्यों नहीं होता है? 300 दिन क्यों नहीं होता है? अर्थ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगाता है? 365 दिन। इसका मतलब क्या है कि जो आप कैलेंडर घर पे देखते हो ना, दैट इज बेस्ड ऑन द रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में 365 दिन लगाता है, इसीलिए आपके कैलेंडर में कितना दिन है? 365 दिन। क्लियर हो रहा है? कैलेंडर जो है ना, कैलेंडर आपका दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है सोलर कैलेंडर, जहां पे हम अर्थ का मूवमेंट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सन, कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में सन के रेस्पेक्ट में अर्थ को कितना टाइम लगता है। तो वो कितना है आपका? 365 डेज। बहुत है, 365 डेज 1/4 डेज, ऐसे 365 दिन 6 घंटे ऐसे करके कुछ लगता है। क्लियर है? वहीं पे दूसरा टाइप ऑफ कैलेंडर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लूनर कैलेंडर, जो मून के मूवमेंट पे बेस्ड है। अब वो मून के मूवमेंट में जो बेस्ड होता है ना, उस कैलेंडर को हम लोग बोलते हैं हिजरी कैलेंडर, जो इस्लामिक कैलेंडर होता है। इस्लामिक कैलेंडर इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ सन। इस्लामिक कैलेंडर में 365 दिन नहीं होता है। इस्लामिक कैलेंडर में अप्रोक्सीमेट 352 दिन या 350 दिन होता है। इसीलिए कभी इस्लामिक फेस्टिवल देखे हो, मोहर्रम वगैरह देखे हो, हर 15 दिन करके पीछे जाता रहता है। नोटिस किए हो कभी? मान लो कि इस मंथ में जुलाई 15 को पड़ा है, तो अगला साल में कहाँ पड़ेगा? जुलाई स्टार्टिंग में पड़ेगा। उसके अगले साल में हो सकता है मई 15 को पड़े। तो ये 15-15 दिन जाता है वो एडजस्टमेंट के लिए। क्लियर है? तो एक छोटा ये कैलेंडर के रेस्पेक्ट में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको लिखना है टाइप्स ऑफ कैलेंडर, लिखो यहीं पे, उसको खत्म कर दो। मैं एक एक कैलेंडर बोलूंगा, खाली बगल में लिख लेना है आपको ये किस तरह का कैलेंडर है, सोलर कैलेंडर है या लूनर कैलेंडर है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैलेंडर में पहला लिखो। घर में जो आप कैलेंडर देखते हो इंग्लिश कैलेंडर, उसको क्या बोला जाता है? उसको इंग्लिश नहीं बोला जाता है, उस कैलेंडर को हम लोग बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। GREGORIAN। टाइप्स ऑफ कैलेंडर में पहला कौन सा लिखना है आपको? ग्रेगोरियन कैलेंडर। GREGORIAN, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, और ये किस तरह का, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 365। तो कौन सा कैलेंडर होगा, सोलर या लूनर? सोलर कैलेंडर। तो बगल में क्या लिख लेना है आपको? सोलर कैलेंडर। उसके बाद देखो हिजरी कैलेंडर, HIZRI, HIZRI, या ब्रैकेट में लिख लो इस्लामिक कैलेंडर। हिजरी, HIZRI, हिजरी कैलेंडर। ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, तो हिजरी कैलेंडर क्या है आपका? सोलर या लूनर? लूनर। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? तो अप्रोक्सीमेटली 350 to 352 लिख के रखो। हाँ,
अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद लिखो शाक संवत। शाक संवत, ये शाक संवत हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। शाक को जब दूसरी बार बजाया जाएगा तब एक फिर से एक नया कैलेंडर आएगा, उस कैलेंडर का नाम क्या है? शाक संवत। और दूसरी बार कौन बजाएगा? तो कनिष्क बजाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, बट अभी बस लिख के रखो शाक संवत क्या है। तो ये भी आपका सोलर कैलेंडर है, सोलर कैलेंडर। अब ब्रैकेट में लिखो ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोलर कैलेंडर है, ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार जो कैलेंडर फॉलो करता है वो कौन सा फॉलो करता है आपका? शाक संवत। क्लियर है? और लास्ट आ जाओ विक्रम संवत। विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर पे भी देखे हो? ब्राह्मण लोग जो लेकर आते हैं, देखे हो कभी? नहीं देखे हो आप? हिंदू कैलेंडर क्या होता है? सोलर कैलेंडर है कि लूनर कैलेंडर है? विक्रम संवत में देखो सेमी सोलर एंड सेमी लूनर, मतलब ये सोलर कैलेंडर भी है आधा और आधा आपका लूनर कैलेंडर भी है। सेमी सोलर या सेमी सोलर एंड सेमी लूनर। अब बोलोगे सर ये है क्या? तो ये कैलेंडर में क्या होता है ना कि आप कैलेंडर देखोगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डे आपको 365 ही दिखने को मिलेंगे। ठीक है, बट इस कैलेंडर में होता क्या है कि हर 2.5 साल के बाद, आफ्टर एवरी 2.5 ईयर्स, एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया जाता है और उस एक्स्ट्रा मंथ को हम लोग बोलते हैं अधिक मास या मलमास। और उस अधिक मास या मलमास में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। यह है आपका हिंदू कैलेंडर। समझ रहे? जो घर में आपके बोलते हैं ना कि इस साल अधिक मास लगा हुआ है, मलमास लगा हुआ है, इस बार छठ नहीं होगा, इस बार ये नहीं, नया से छठ नहीं उठाना है, ये नहीं करना है। दिस इज दी हिंदू कैलेंडर। इसमें होता क्या है, इसमें जो मंथ है ना, मंथ आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मून। मून के मूवमेंट के अकॉर्डिंग में मंथ कैलकुलेट होता है। तो आपको 12 महीना ही देखने को मिलेगा कैलेंडर में। बट चीजें क्या होती है कि हर 2.5 साल के बाद एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड होता है, वो कैलेंडर में आपको नहीं दिखेगा, बट वो ब्राह्मण बोलेगा कि हर ये 2.5 साल हो गया है तो इस साल क्या है कि एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड हुआ है और उस एक्स्ट्रा मंथ में आप कोई भी शुभ काम नहीं करोगे। और उस एक्स्ट्रा मंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक मास या मलमास। क्लियर है इतना? तो ये कैलेंडर आपको याद रखना है कि कौन सा कैलेंडर किस टाइप का है। क्लियर है? अब आ जाओ अगला। अब लिखो पार्थियंस। क्या लिखना है? पार्थियंस, अगला डायनेस्टी। पार्थियंस, PARTHIANS, पार्थियंस। कितने लोग छोड़ के गए हैं आपके यहाँ से? आप ही लोग को तो दोस्ती यारी है ना साहब? हाँ, अरे बेझिझक बताओ, मैं कुछ सीखने वाला चीज ही बताऊंगा जो आपके भलाई के लिए होगा। बहुत कोई छोड़ दिया है, और वो बहुत कोई जो छोड़ा है वो आपको भी छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। ठीक है, आपको अपना फ्यूचर अपने हाथ में रखना है। जो छोड़ के गए हैं वो कभी सीरियस थे ही नहीं पढ़ाई को लेकर, ये आपको याद रखना है। आप कहीं पे भी ज्वाइन करो, छोड़ के आपको 10 तरह का टीचर मिलेगा, 10 तरह के स्टूडेंट मिलेंगे, बट आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लाइफ के लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। अगर आपको यहाँ का एटमोसफियर, यहाँ का पढ़ाई समझ में नहीं आता, छोड़ के निकल जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। बट आपको यहाँ का पढ़ाई समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो किसी थर्ड पर्सन से इन्फ्लुएंस होके छोड़ के मत जाओ। क्योंकि जो छोड़ के गया उसका अपना कोई पर्सनल ग्रज होगा कि चलो नहीं पढ़ना है, मन नहीं कर रहा है,
बोर्ड्स है सामने, बोर्ड्स का एग्जाम हैंडल नहीं कर पाएंगे, 12th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम हैंडल नहीं कर पाएंगे, छोड़ के निकल गया। बट अगर आपको लग रहा है कि आप बैलेंस करके निकल जाओगे, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, तो आप पढ़ते रहो। आप ही एडेड एडवांटेज में रहोगे, आप ही एडवांटेज में रहोगे, बाकी लोग सब डिसएडवांटेज में चले जाएंगे। क्योंकि आज से 1 साल बाद अगर वो शुरू करेंगे ना, उनको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। बट अगर आप यही 1 घंटा 2 घंटा करके पढ़ते रहो, तो आपको जीरो से कभी शुरू नहीं करना पड़ेगा। जब एक्चुअली में आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठोगे, तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन हुआ रहेगा। तो किसी दूसरे या तीसरे से इन्फ्लुएंसर के काम मत करना, हमेशा लाइफ का डिसीजन खुद लेना कि क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो बहुत बच्चे जो 10th दोगे ना, अभी 10th के बाद ही आप लोगों का टेस्ट शुरू हो जाएगा कि मेरी दोस्त ने साइंस लिया है तो हम भी साइंस ले लेते हैं। घंटा मेरे को साइंस कुछ आता नहीं है, लेकिन दोस्त के चक्कर में क्या ले लूंगी, साइंस। और जैसे ही आप लोगे तो आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा। आपका पढ़ने का मन है आर्ट्स कॉमर्स, बट दोस्त क्या बोल रहा है कि आर्ट्स कॉमर्स नहीं पढ़ेंगे, साइंस ही पढ़ेंगे, तो आप भी बोलो चलो यार दोस्ती छूट जाएगा अगर मैं साइंस नहीं लूंगी तो, या नहीं लूंगा तो। दोस्ती छूटने दो उस जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्ती या किसी के साथ लगाव, ये सब एक मोह माया है, कुछ नहीं है। अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन से जितना बचोगे उतना लाइफ सही रहेगा, जितना बचोगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई आपका सगा नहीं है, कोई आपका अपना नहीं है। मैं भी आपका सगा नहीं हूँ। मैं आके आपको बोलता हूँ क्योंकि मुझे को पैसा मिलता है। सिंपल सा बात है, नहीं मिलेगा मेरा क्या जरूरत है आके इधर पढ़ाने का। मैं बहुत प्रैक्टिकल किस्म का आदमी हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि आप मेरे से भी कोई लगा रखो, क्योंकि यू नेवर नो कि आने वाले 1-2 महीना में क्या होने वाला है। मेरे को खुद नहीं पता आने वाले 1-2 महीना में क्या होने वाला है। तो कभी भी किसी इंसान के साथ कोई लगाव रखने की कोशिश मत करना। दिस इज द थिंग। हाँ भाभी, हाँ बोलिए। ठीक है, हम देख रहे हैं। तो तो ये सब सीखना हमेशा याद रखना, चाहे फ्यूचर में भी जब 11th 12th में जाओगे ना, तब भी बहुत डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे लाइफ में जो आपको पढ़ाई से दूर खींचने की कोशिश करेंगे। तो आपको उस समय रियलाइज करना पड़ेगा कि आपके लिए इस पॉइंट पे जरूरी क्या है, पढ़ाई जरूरी है या अड्डाबाजी या दोस्ती यारी जरूरी है। अड्डाबाजी दोस्ती यारी करने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है, अट्रैक्शन इन्फैचुएशन लगाने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है। बट जिस समय में जो चीजें जरूरत है वहां पे पूरा ध्यान अपना रखो। अभी आपका जो बच्चे 10th 12th में पढ़ रहे हैं, अभी आपका ध्यान होना चाहिए बोर्ड्स के ऊपर और साइड बाय साइड इसके ऊपर। जिनका ग्रेजुएशन हो गया, जिनको नौकरी चाहिए, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए इसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, कि कैसे भी करके मैं 1-1.5 साल के अंदर नौकरी लेके निकल जाऊं। तो इसके अलावा बाकी कोई रिश्ता आपको सब फालतू है। अगर आपको किसी से मोहब्बत करना है, किसी से प्रेम करना है, तो अपने किताबों से करिए। अब बहुत बड़े विद्वान ने बोला है कि दुनिया का सबसे बेस्ट गर्लफ्रेंड और बेस्ट बॉयफ्रेंड आपका बुक्स है, जो ना तो कभी आपको परेशान करेगा, ना तो कभी आपको धोखा देगा, और हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, कभी आपको पीछे खींचने खींचने की कोशिश नहीं करता ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। तो रिश्ता ऐसे चीजों से बनाओ। रिश्ता मुझसे मत बनाओ, रिश्ता किसी और से मत बनाओ, या रिश्ता किसी थर्ड पार्टी से मत बनाओ। सिंपल सा चीज है, ठीक है। ऑलवेज थिंक ऑफ योर बेटरमेंट, कैसे हर दिन खुद को बेटर कर पाओ। लाइफ में ऐसे बहुत चीजें आएंगी जो पीछे खींचने की कोशिश करेंगी, जो पढ़ाई को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी। जैसे ही लग जाए कि कोई इंसान या कोई चीज मेरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लात मार के निकाल दो उसको अपनी जिंदगी से। 130 करोड़ की आबादी है, एक को लात मार के निकाल दोगे ना, फिर भी बहुत लोग हैं अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन के लिए। समझ में आ रहा है? इधर आ जाओ। तो ये टाइप्स ऑफ कैलेंडर हो गया। अब लिखो पार्थियंस।
आप लोगों का 10 में कौन कौन है यहाँ पे? 11, 12, आप लोग का सबका ग्रेजुएशन में हो आप लोग। आ जाओ पार्थियंस। अब देखो यहाँ पे पार्थियन से आपको याद रखना है कि इस पार्थियन का जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा था, उस इम्पोर्टेंट राजा का नाम था क्या? गोंडो फेरनस। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वाज गोंडो फेरनस। ठीक है, गोंडो फेरनस। अब एक सवाल जो इस साल के एसएससी में पूछा गया था कि पार्थियंस कहाँ से आए थे। तो अभी तक हमने जितना भी डायनेस्टी पढ़ा है ना, अपार्ट फ्रॉम इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक को छोड़ दो, इंडो ग्रीक को छोड़ने के बाद शाकास एंड पार्थियंस पढ़ा है हमने। तो याद रखना कि ये दोनों शाकास एंड पार्थियंस एक्चुअली में थे कौन? तो दे वेर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया। और नोमैडिक का मतलब आई होप आपको पता होगा, वैदिक पीरियड में हम लोग पढ़ा था, जो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे? घूमते रहते थे, जिनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? घुमंतु बोलते हैं। तो पार्थियंस कौन थे? नोमैडिक टाइप ऑफ सेंट्रल एशिया। घूमते घूमते कहाँ पे आए थे? भारत। और भारत आने के बाद इनका सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था? गोंडो फेरनस। अब इनके टाइम पे क्या हुआ था ना, इनके टाइम पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, बट एक इंपॉर्टेंट इवेंट आपको याद रखना है कि इनके टाइम पे क्या हुआ था। एक क्रिश्चियन सेंट जो है, मीन्स क्रिश्चियन पंडित भारत आया था, और उस क्रिश्चियन पंडित का नाम आपको याद रखना है सेंट थॉमस। कौन थे? नोमैडिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। घूमते घूमते कहाँ पे आए? आने के बाद इस पूरे डायनेस्टी का नाम क्या हुआ? पार्थियंस। पार्थियन का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था? इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ? भारत में क्रिश्चियन सेंट आया था, क्रिश्चियन पंडित आया था, उस क्रिश्चियन पंडित का नाम क्या है? सेंट थॉमस। बस और कुछ नहीं याद, इतना ही याद रखना है। क्लियर है इतना? अब आज जो काम का डायनेस्टी है हमारा, जिसके ऊपर हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वो है आपका कुषाण डायनेस्टी। हाँ, लैंग्वेज बैरियर नहीं आता वैसे? कुछ नहीं आता। लैंग्वेज बैरियर आप आज आपके लिए है, क्योंकि आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है। पहले के लोगों के अंदर लैंग्वेज बैरियर नहीं होता था। आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट घूमने, आपको नॉर्थ ईस्ट का भाषा ही नहीं आता है, तो आप कैसे घूमोगे? आप जरूर आप वहाँ पे जाकर ड्राइवर करोगे, वो ड्राइवर वहाँ का होगा, उसको तो भाषा आता हो ना, तो वो ट्रांसलेट करेगा आपके लिए। तो बैरियर ऐसे ही खत्म हो जाता है। मैं अभी आया ना घूम के पूजा के समय मेघालय, तो वहाँ पे जो खासी, वहाँ का जो मेघालय का जो ट्राइब है उसको हम लोग बोलते हैं खासी ट्राइब, जो वहाँ की मेन ट्राइब है। तो खासी भाषा कभी सुनोगे तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा, बट हमारे अंदर था कि हम कुछ सीखे, आदमी को ग्रीट करे। तो हमने ऐसे करते करते कन्वर्सेशन में 3-4 शब्द हमने भी सीख लिए। अब जहाँ पे जाते थे आदमी को ग्रीट करते थे, आदमी को भी अच्छा लगता था, हमें भी अच्छा लगता था, बदले में वो 2-3 चीजें और सिखा के जाते थे। तो लैंग्वेज बैरियर ऐसे दूर होता है, समझा रहे? अब जहाँ चल जाओगे, अपने ही एटीट्यूड में रहोगे कि हमको हिंदी आता है तो हम बंगाली बोलने का कोशिश नहीं करेंगे, हमको बंगाली आता है तो हम कोई और दूसरा भाषा सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो आपके अंदर डिफॉल्ट है। इधर आ जाइए। अब आइए लास्ट डायनेस्टी, दैट इज कुषाण। आप लोग के यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं होता है क्या? लक्ष्मी पूजा आज ही है ना लक्ष्मी पूजा? तो अलग अलग घर पे जाते हो नाड़ू मांगने? नहीं जाते? नारियल मांगने जाते हो? अरे आपके घर में बनता है, आपके घर में आप खाओ ना, बट आपके घर में कोई दूसरा आदमी आता है मांगने? आप लोग नहीं आते हो लड़के लोग? बहुत सभ्य आदमी है यार। अब देखो कुषाण से क्या याद रखना है ना, कि भारत में ना कुषाण केवल 2 ब्रांच में आए थे, इनका बहुत सारा ब्रांच नहीं आया था। कितना ब्रांच आया था? केवल 2 ब्रांच आया था। अब इस कुषाण का जो पहला ब्रांच आया था ना, वो आया था आपका 65 एडी में, ठीक है। और दूसरा जो ब्रांच आया था वो आया था आपका 78 एडी में। अभी जो कुषाण ब्रांच का जो पहला ब्रांच था ना, इसको हम लोग बोलते हैं कडफिस ब्रांच। कडफिस
ब्रांच। और कुशांस का जो दूसरा ब्रांच है जो 78 एडी में आया था, इसको बोला जाता है आपका कनिष्क ब्रांच। पहले बताओ इनिशियली ये दो चीजें क्लियर हुई कि नहीं? कुशांत भारत में कितने ब्रांच में आए थे? पहला ब्रांच नाम क्या है? कडफिस ब्रांच। दूसरा ब्रांच नाम क्या है आपका? कनिष्क ब्रांच। इतना क्लियर है? अब देखो पहले कडफिस ब्रांच से डील करो। तो कडफिस ब्रांच से ना आपको दो राजा का नाम याद रखना है। एक है आपका कुजुल कडफिस और दूसरे हैं आपके वीमा कडफिस। कुजुल और वीमा दोनों भाई थे। दोनों भाई थे जिसमें से बड़े भाई कौन थे आपके? दोनों भाई थे, बड़े भाई कौन थे? कुजुल कडफिस। तो मान लीजिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि हु वाज द फाउंडर ऑफ कुशान डायनेस्टी, तो क्या बोलना है हमें? बड़े भाई कौन थे? कुजुल कडफिस। तो फाउंडर कौन होंगे आपके? कुजुल कडफिस। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत यहां से? कोई दिक्कत है? नहीं। वीमा कडफिस से क्या याद रखना है आपको कि इन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉइन रिलीज किया था। ठीक है। अब देखो कॉइन में क्या है ना, कॉइन का दो साइड होता है, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। तो फ्रंट साइड में क्या था? फ्रंट साइड में देयर वाज द इमेज ऑफ किंग, राजा का नाम और राजा का इमेज था। बट इस कॉइन के बैक साइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। बैक साइड में क्या दिखाया गया था? इस तरह से कि एक इंसान इस तरह से खड़ा हुआ है। ठीक है। इस इंसान के दो सिंग है और इस इंसान के हाथ में क्या है आपका? त्रिशूल है। और इस इंसान के सामने एक एनिमल है जिसका नाम क्या है? बुल। तो ये किसका फोटो लगेगा आपको? शिव जी का। इसका मतलब क्या है कि इस कॉइन से हम क्या बोल सकते हैं कि कुशान जो थे ना, दे वर द वर्शिपर ऑफ किसका किसका पूजा करते थे ये? लॉर्ड शिवा। और किशान कुशान एक्चुअली में आए कहाँ से थे? तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है। सेंट्रल एशिया में एक ट्राइब है जिसको हम लोग बोलते हैं यूएची ट्राइब। तो ये ट्राइब का नाम भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कुशान कौन थे, तो दे वेर द यूएची ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। फाउंडर कौन थे? कुजुल कडफिस। छोटा भाई कौन था? वीमा कडफिस। वीमा कडफिस का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है? कॉइन, जिसके बैक साइड में क्या था? किसका इमेज था? लॉर्ड शिवा, जिससे हम क्या बोल सकते हैं? कुशान किसका पूजा करते थे? इसका मतलब क्या है कि शिव जी जो थे ना, वो भारत तक ही सीमित नहीं थे। शिव जी का एविडेंस हमको कहाँ से मिला है? सेंट्रल एशिया से। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, शिव इज अनंत। इतना क्लियर है? अब आ जाओ 78 एडी कनिष्क ब्रांच। अब देखो जैसे ही कनिष्क आते हैं ना 78 एडी में, तो 78 एडी में आने के बाद कनिष्क क्या करते हैं? भारत में दो डेवलपमेंट करते हैं। और दोनों ये डेवलपमेंट कब हुआ था आपका? 78 एडी में ही हुआ था। तो पहला डेवलपमेंट क्या था कि 78 एडी में कनिष्क ने करवाया आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। 3 बुद्धिस्ट काउंसिल हमने पढ़ लिया है। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कौन करवाएगा? कनिष्क। ठीक है। कब करवाया था आपका? 78 एडी में। कहां पे करवाया था? तो जगह का नाम याद रखना, कुंडल वन। और ये कुंडल वन कहां पे है आपका? कश्मीर में। कहां पे है? कश्मीर। वेरी गुड। अब दूसरा डेवलपमेंट क्या है? तो इसी 78 एडी में कनिष्क जाते हैं शाकास के पास और बोलते हैं कि भाई तुम लोग बहुत दिन से बजे नहीं हो, तो आओ तुमको थोड़ा बजा दे। तो 78 एडी में क्या होता है? कनिष्क भी किसको हराएगा? डिफीटेड शाकास। और शाकास को हराने के बाद कनिष्क भी क्या करेंगे? एक नया कैलेंडर शुरू करेंगे और उस कैलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका शाक संवत। हराने के बाद क्या उसको नहीं रहा है? नहीं, उसको निकाल देंगे ना, उसके एरिया को कैप्चर कर लेते हैं।